हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा कोर्स ये आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोग भी खूब अच्छे तरीके से देख रहे हैं सारी क्लासेस। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है या कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। मुझे मैं मेरा अहम यही है कि बच्चे को अधिक से अधिक जो जीके का पोर्शन है उसमें बेस्ट से बेस्ट बना सकूं, अपना बेस्ट देकर के बच्चे को आगे तक आने वाले सभी एग्जाम में उसकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से मजबूती दे सकूं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकूं और वो सबसे पहले मेरे कोर्स के बाद जब पेपर में बैठे तो सबसे पहले वो जीके का ही सब्जेक्ट खोले। ठीक है, ये बड़े बड़े चैनलों पर भी मैंने देखा हुआ है। ठीक है, पर क्या करें, मैं अपना बेस्ट और बेस्ट देता रहूंगा हर वीडियो में आपको और बेस्ट बेहतर तरीके से समझाता चलूंगा। ठीक है, अभी तक भी कहीं भी कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे माफ करना। ठीक है, मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूं हर क्लास में उसको समझाने में, उसको या चाहे वो क्वेश्चन हो उसको समझाने में, सभी चीजों में। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा। तो सीधा चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आपके सामने स्लाइड खुली खुली पड़ी है। ठीक है, और मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर को। आज हम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये चैप्टर है। नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है, आज हम नए साम्राज्य, न्यू किंगडम्स एंड किंगडम्स के बारे में जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य क्या था, जो गुप्त एम्पायर है। हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे हम, वन हु इंक्रीज जो है। दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, राज्यों के प्रशासन के बारे में जानेंगे कि उस समय जो राजा थे वो अपना प्रशासन कैसे करते थे। ठीक है, उन उस समय के लोगों के जीवन के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, जो ये राजा दे रखे, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे, हर्षवर्धन जी के राजा के बारे में जानेंगे, दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में जानेंगे। वो इन स्लाइड में चैप्टर वाइज क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानकारी चैप्टर वाइज आपको मिल रही होगी और आपके दिमाग में बैठ भी रहा होगा कि क्या चीज किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, और 7th क्लास में जब आएंगे हम तो बहुत सी ऐसी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी और या पहले से जान चुके होंगे जो मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप पहला गुप्त साम्राज्य आपके सामने है टॉपिक। सन 320 से 550 तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको, जो स्लाइड में इमेज दे रखी इसके बारे में बताऊंगा। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में चारों ओर खुशहाली थी। इस दौरान विज्ञान और तकनीकी, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में तरक्की हुई है। इसलिए गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास का स्वर्णिम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, स्वर्णिम युग कौन सा है। स्वर्णिम युग ये पूछा भी गया है कि किस शासनकाल को या किस साम्राज्य को या किस वंश के समय को स्वर्णिम युग कहा गया है। स्वर्णिम। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के महान राजाओं में चंद्रगुप्त प्रथम जी हैं, समुद्रगुप्त जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जी हैं। इनका नाम काफी अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा इनको आगे आने वाले चैप्टरों में भी। अभी थोड़ा समझा दूंगा मैं इनके बारे में। गुप्त साम्राज्य का शासन उत्तर पश्चिम में बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है, यह साम्राज्य दक्कन के पठार, जो कि मैंने ज्योग्राफी में आपको क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अपने चरम पर यह साम्राज्य भारत के पूर्वी तटों तक फैला हुआ था। बहुत ही बड़ा साम्राज्य था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि गुप्त वंश के ही हैं ये। ठीक है, चंद्रगुप्त के बेटे हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है। क्यों माना जाता है अभी पढ़ेंगे। कुछ इतिहासकार उसे सम्राट अशोक के बराबर मानते हैं। किसके बराबर? सम्राट अशोक के। इतिहासकारों को उसके बारे में सिक्कों और अभिलेखों से पता चलता है। इलाहाबाद में स्थित एक अशोक स्तंभ से समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह एक प्रशस्ति है जिसे हरिसेन ने एक लंबे कविता में रूप में लिखा है। अब आपको पता होगी, अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरिसेन जो कवि हैं वो किस राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहे हैं। ठीक है, ये आपको समुद्र एक सिक्के पर देख रहे होंगे समुद्रगुप्त जी को। ठीक, देखो नगर तो ये हैं जो ब्लैक पॉइंट है। ठीक है, और गुप्त वंश ने जो जीते हैं, जो रेड कलर की ये जो सारे दिख रहे हैं आपको, रेड या ग्रीन जो भी है, तो ये सारे गुप्त वंश और इनका राज ये था।
ठीक है, पूरे में गुप्त साम्राज्य थे। और आपको चित्र में मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आसानी से आप देख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको देखने में। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। ये आपके सामने क्या है, सिक्के हैं, समुद्रगुप्त का एक सिक्का है जिसमें आपको दिख रहे होंगे समुद्रगुप्त जी, इनके हाथ में बीना है ना। ठीक है, थोड़ा गौर से देख लेना, झूम करके देख लेना, तो मैंने जो बताया उससे अच्छे से समझ में। अब नेक्स्ट स्लाइड है, प्रशस्ति पढ़ेंगे। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, क्या करना, प्रशंसा करना। उस जमाने में राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी जाती थी उस समय। ठीक है, अब अशोक सितम से मिली हुई प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आपको पता होगी प्रशस्ति क्या चीज है। प्रशस्ति वो जो किसी राजा महाराजा के बारे में कुछ अच्छी प्रशंसाएं लिखना। ठीक है, वो चीज। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। वह एक सक्षम प्रशासक थे, एक अच्छे राजा था, और वह एक संगीतकार, चित्रकार, लेखक भी था। अब ये पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा राजा हुआ है कि जो संगीतकार भी था, चित्रकार भी था और लेखक भी था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अपने दरबार में समुद्रगुप्त चित्रकारों, संगीतकारों और कवियों के प्रोत्साहन देता था। समुद्रगुप्त के दरबार में एक मशहूर कवि का नाम है कालिदास। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, कालिदास जी, हरीश सेन जी, और आने वाले चैप्टर में एक और है जिनका नाम है आर्यभट्ट, वो स्लाइड में। ठीक है, आर्यभट्ट जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समुद्रगुप्त के समय के हैं, ये याद कर लेना आप। ठीक है, मैंने पढ़ा दिए दो तो, और तीसरा आएगा अभी। ठीक है, और ये सिक्का आपका वहाँ इसमें लिखा भी पड़ा है, वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों के दिखाया गया है, और जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, आप देख लेना इन पीडीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। उस जमाने के प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री जिनका नाम आर्यभट्ट था, ठीक है, वो भी समुद्रगुप्त के दरबारी रहे थे। ठीक है, अब आर्यभट्ट के बारे में आप जानना। आर्यभट्ट जो जीरो की खोज करने वाले थे, आर्यभट्ट जी के बारे में सर्च करना गूगल पर आसानी से, और अच्छे तरीके से आप जान जाओगे कौन थे। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानते हैं। प्रशासन कैसा था। उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा समुद्रगुप्त के सीधे नियंत्रण में था, जैसे मैंने बताया मैप में। इस भाग को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था। इस भूभाग में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को, कितने, जो मैंने बताया रेड कलर के, 9 राजाओं को हराकर उनके क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में, मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये जो 9 राजाएं थी यहाँ पर 9 राज्य थी, 9 राजा थे, उनको हराया था किसने, आपके समुद्रगुप्त जी ने। ठीक है, हाँ, काम 9 राजाओं को हराकर। और दक्षिणापथ में उस समय 12 राजा हुआ करते थे। उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दे दी, और पूर्वोत्तर में असम तटीय बंगाल, नेपाल, कई गण संघों समुद्रगुप्त के आदेश का पालन शुरू कर दिया था। इन राज्यों के राजा समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होते थे और उपहार भी लाते थे। बाहरी क्षेत्रों के राजाओं ने भी समुद्र की आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। उन्होंने समुद्रगुप्त से अपनी बेटियों की शादी कर दी। ऐसे क्षेत्रों में शक, कुषाण, श्रीलंका आते थे। ठीक है, इस तरह से लगभग पूरा उपमहाद्वीप समुद्रगुप्त के अधीन आ चुका था, और कुछ भाग पर उसकी प्रत्यक्ष रूप से शासन थी, जबकि कुछ पर परोक्ष रूप से शासन था कुछ। ठीक है, राजाओं की बड़ी बड़ी उपाधियों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी उपाधियां होती थी। इस काल में कई परिपाटी देखने को मिलते हैं। राजा ने बड़ी बड़ी उपाधियों को उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे समुद्रगुप्त को महाराजा अधिराज कहा जा गया। यहाँ से क्वेश्चन उठा है कि किस राजा को सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि मिली थी। ठीक है, याद कर लेना आप। ठीक है मेरे भाई, एसएससी में पूछा गया सीधा क्वेश्चन यहाँ से कि किस गुप्त शासन के राजा को, ऐसे पूछ सकता है कि यह किस राजा को सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। अब पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी कन्नौज भी थी। उसके दरबार के कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी लिखी थी, जिसका नाम हर्षचरित है। अब यहाँ से पूछ लेगा कि हर्षचरित जी के कौन है या समुद्रगुप्त के कौन है। अब आपको क्लियर कर लेना, एक कॉपी में लिख लेना कि कौन से कवि कौन दरबारी सॉरी, कौन सा राजा अपने समय में अपने दरबार पर किस कवि को रखता था। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपको याद करना, हर्षवर्धन जी के समय बाणभट्ट जी थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी। इस जीवनी से हर्षवर्धन के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलती है। और स्वेन तिसांग भी, जो हैंसोंग है, जिसको हैंसोंग नाम बोलते हैं, वो ये
दरबार में रहता थे स्वेन तिसांग, ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में स्वेन तिसांग लिखा हुआ है, ठीक है। हैंसोंग तो बाद में नाम किसी ने दे दिया है। स्वेन तिसांग के विवरणों से भी हमें कई जानकारी मिलती हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य हर्षवर्धन के पिता के नाम था, प्रभाकर वर्धन जो उनका नाम था, क्या, प्रभाकर वर्धन, जो थानेसर आज का हरियाणा के राजा थे। आपने पढ़ा हो जो हरियाणा से रिलेटेड है। हर्ष अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद वह थानेसर का राजा बना। की कहानी आएगी अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा, कब क्या क्या हुआ था, कैसे थानेसर से कन्नौज में गए, ये सारी चीजें। हर्ष के बहनोई कन्नौज को राजा थे, बंगाल के राजा ने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। किनकी? उसके पिताजी और उसके बेटा बड़े भैया की। परिणाम स्वरूप हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और उसके बाद उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उसने बंगाल और मगध पर जीत की, और लेकिन जब उसने दक्कन की तरफ बढ़ना चाहा तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसका रास्ता रोक दिया। और पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य राजा था। पुलकेशिन द्वितीय मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस राजा ने समुद्र हर्षवर्धन जी को हराया था, ठीक है। ये पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके कौन कौन से वंश थे और कौन कौन से राजा उनमें हुए हैं। अब पल्लव वंश पढ़ लेते हैं। दूसरी और नवीं शताब्दी के बीच, एक मिनट, के बीच दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में पल्लव राजवंश का शासन था, ठीक है। दक्षिण भारत की बात हो रही है नीचे की, जहां पर केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, बेंगलोर, कर्नाटक जो है, या महाराष्ट्र, उसमें वहां की बात हो रही है सारी चीजें। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है। कांचीपुरम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी है, और पल्लवों का क्षेत्र कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। अब देख लो डेल्टा बात आ गई, मैंने जियोग्राफी में बताया, जो कि बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो सारी डेल्टा बनाती है, और यहाँ पर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। अब देख लेना, ठीक है। चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य वंश, चालुक्य 6वीं से 12वीं सदी के बीच मध्य दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर चालुक्य वंश का शासन था, ठीक है। चालुक्यों का क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित राय, यहाँ से क्वेश्चन उठा है कि चालुक्यों का साम्राज्य किन किन दो नदियों के बीच में रहा है, ठीक है। वो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, ये याद कर लेना। रायचूर दोआब में था, और चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। ये क्वेश्चन उठाएगा। आपके पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है, और चालुक्यों की राजधानी आपकी ऐहोल है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो, ठीक है। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये यहां पर थे इतना हिस्सा, किनको चाणक्य डायनेस्टी मैंने लिख रखी है, ये चाणक्य डायनेस्टी थी, ठीक है। और आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है, झूम करके। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा पल्लव और चालुक्य दोनों के बारे में। पल्लव और चालुक्य राजा अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। वे उस क्षेत्र में अपनी प्रभुत्ता साबित करना चाहते थे। राजधानियों पर खासकर से आक्रमण होता था, क्योंकि वे समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन पुलकेशिन जो द्वितीय थे को चालुक्य राजवंश को सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है, और पुलकेशिन ने हर्षवर्धन के बढ़ते कदम को रोक दिया था, जैसे मैंने बताया पीछे आपको। उसकी प्रशस्ति, उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति, यहाँ से क्वेश्चन उठाए 100। 2020 में क्वेश्चन आया, 2018 के दिसंबर में क्वेश्चन आया सीटेट में, ये सॉरी, के आपके पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन रहे हैं? रवि कीर्ति जी। इसमें हर्षवर्धन की पराजय का विस्तृत वर्णन है। समय बीतने के साथ पल्लव और चालुक्य राजाओं ने जगह राष्ट्रकूट और चोलों को राजाओं ने ले ली थी, ठीक है। उनकी जगह राष्ट्रकूटों ने और चोलों ने। ये आपके पुलकेशिन जी है, और यहाँ पर सभा बैठी है, और ये बता रहे हैं अपना प्रशासन के बारे में, कैसा प्रशासन था, मतलब प्रशासन चला रहे हैं अपना। यहाँ से राज्यों का प्रशासन पढ़ेंगे अब। अभी भी जमीन ही टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत था। प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव थे, लेकिन कई ऐसे बदलाव हुए जिनके कारण सत्ता का समीकरण बदल चुका था। इस समय कोई भी एक ऐसा राजा नहीं था जो पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करने लायक शक्तिशाली हो। राजा अक्सर शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को अपनी तरफ करने का प्रयास करते थे। वे अक्सर सत्ता की साझेदारी के उपाय निकाला करते थे। कई ऐसे लोग थे जो आर्थिक, सामाजिक और सैन्य शक्ति के मामले में शक्तिशाली थे, ठीक है। ये सभी चीजें थोड़ा सा लिख रखा है, पर लेकिन डिटेल, इतना हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखी है, आपकी समझ में आ जाएगी। राजाओं के इन कदमों को कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से कदम रहे हैं राजाओं के? कुछ पदों को अनुवांशिक बना दिएगा। अनुवांशिक मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा, ये सभी। इसका मतलब यह हो कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पद उसका बेटा संभालता था। अब हरिसेन जी है। हरिसेन कौन है?
बताओ, हरिसेन का उदाहरण लेते, अपने पिता की तरह से वह भी महादंड नायक था। ठीक है, कई महत्वपूर्ण लोग स्थानीय प्रशासन में अपना प्रभाव दिखाते, उदाहरण के लिए नगर श्रेष्ठी, बैंक या व्यापारी जो कहते हैं प्रमुख, और सार्थवा मतलब व्यापारी के काफिलों का प्रमुख, और काय संथो लिपिकों का प्रावधान। अब यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा वो, किस पुराने समय में या जो दक्षिण भारत के अंतर्गत जो प्रशासन या राजा थे, वो प्रशासन के माध्यम से उनके उदाहरण के बारे में दे देगा कि नगर श्रेष्ठी क्या थी उस समय की। उनको बैंक या व्यापारी को प्रमुख कहा जाता था, या व्यापारी को कफीले को कहा जाता है, या लिपिकों को। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। आप एक क्वेश्चन में लिख लेना, इनको मैं लाइट कर दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सको और भूलो नहीं कभी भी। सेना में बदलाव क्या हुआ, अब सेना की बात कर लें, थोड़ी सी टॉपिक है, बस क्लास होने वाली है। कुछ राजा अभी भी एक ससंगठित सेना रखते थे अपने पास, लेकिन इस समय एक नई परिपाटी भी शुरू हो रही थी। कुछ सेना नायक अपनी सेना रखते थे, जिसे जरूरत पड़ने पर राजा की सेवा में लगा दिया जाता था। उन्हें कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, मतलब कि कोई हिसाब नहीं था, ठीक है, कि इतना वेतन दिया जाएगा, कभी इतना, ये सभी कोई टाइमिंग नहीं थी, एक ये थी। लेकिन उन्हें उसके बदला में भूमिदान मिल जाता था। ठीक है, क्यों, पैसा कहाँ है इतना। जब इसके साथ उन्हें कर वसूलने का अधिकार भी मिल जाता था। उस धन का पैसा तो होगा, पर लेकिन नहीं दे, राजा भाई राजा राजा है। उस धन का उपयोग सैनिकों, घोड़ों, युद्धों के साजो सम्मान के रखरखाव में किया जाता था। ठीक है, ऐसे सेनानायक को सामंत कहा जाता था। ठीक है, जो सेना के ऊपर था। जब कोई शासक कमजोर हो जाता था, तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करता था। देख लो कितना चालाक था ये भी। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसी कैसी होती थी। ठीक है, असेंबलीज इन द स्टेट्स ऑफ द साउथ, ब्राह्मण भूमिपतियों के संगठन को सभा कहते हैं। ठीक है, ऐसी सभाओं में कई उप समितियां भी होती थी। अलग अलग उप समिति अलग अलग मुद्दों पर काम करती थी, जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, कृषि प्रक्रिया, मंदिर निर्माण आदि। गैर ब्राह्मण भूमिपतियों को संगठन को उर कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन उठा, ये आ गया ना क्वेश्चन, मैं समझ रहा था कि उर तो दिया ही नहीं मैंने, तो यहाँ से उर कहते थे। गैर ब्राह्मण भूपतियों को संगठन को उर कहा जाता। क्या कहा जाता था? उर। व्यापारियों के संगठन को नगरम कहते थे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे यहाँ पर नाम याद करना है आपको। ठीक है, कि किन को और कहा जाता था और किन को आपको नगरम कहते थे। ठीक है, ये सारी चीजें सामान्य तौर पर ऐसे संगठनों को नियंत्रण धनी व्यापारी और भूपतियों के साथ के हाथों में होता था। और दक्षिण भारत में ऐसे संगठन कई सदस्य तक बने रहे हैं। ठीक है, सॉरी, दक्षिण भारत में ऐसे संगठन कई सदियों तक बने रहे, सदियों, सॉरी इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका थोड़ा सा लास्ट स्लाइड है आपके सामने। आम लोगों के जीवन के बारे में और पढ़ लेते हैं, उस समय के जीवन कैसे थे। ज्यादातर लेखकों ने राजाओं की बढ़ाई में कसीदे पढ़े हैं, लेकिन कुछ ने आम लोगों के बारे में भी लिखा है। कई कहानियां, कविताएं, नाटकों से हमें आम लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। अब राजाओं ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत हो गई थी, आम लोगों की भाषा प्राकृत थी। ये फर्क था उस समय। ठीक है, अछूतों की स्थिति क्या थी, कंडीशन ऑफ अनटचेबल जो है। फाशियन मतलब फाइयन जो थे, उनने उस समय के अछूतों की स्थिति के बारे में लिखा है। ऐसे लोगों को समाज के मुख्य धारा से अलग थलग रखा जाता था। जब भी कोई अछूत किसी भी गांव में प्रवेश करता था, तो उसे औरों की अपनी उपस्थिति के बारे में चेतना होती थी। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह जमीन पर एक छड़ी को पीटता रहता था, और अछूत को गांव या शहर का सीमा के बाहर रहना पड़ता था। कहने का मतलब ये था कि ये फाइन यानी चीनी यात्री थे, इन्होंने लिखा है कि भूमध्य वो मध्य प्रदेश की बात है, किसी क्षेत्र की। तो जब वो घूमने के लिए गए, मठ पर गए, बौद्ध के या किसी जैन के, मतलब बौद्ध ही था जब तब तो, फाइयान जी। तो वहां पर उन्होंने ये लिखा है कि कोई भी अछूत जाति का जो भी व्यक्ति आसपास गांव के आसपास आता था, ठीक है, तो वो या तो उसके हाथ में एक छड़ी होती थी, डंडी होती थी, या कोई बुहारी वगैरह होती थी। ठीक है, और वह पहले ही चेतावनी मतलब चेतना कर देता कि मैं आज इस काम से आऊंगा, ठीक, किसी के द्वारा। तो वो या तो दोपहर में निकलता था, एक किसी टाइम रात को निकलता था। और जब भी निकलता था तो वो अपने पैरों की, जहां से वो पैरों से चलता था ना, उस लकीर को उस डंडी से अपने पैरों के निशान को मिटाता हुआ चला जाता था। ठीक है, ये चीज दर्शाई उन्होंने अपने किसमें, अपनी बुकों में, किसने, फाइयान ने। ठीक है, ये चीजें ये थी। ठीक है, अछूतों के बारे में। तो ऐसा गलत था, सीधी सी बात ये है। तो
हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, अरिकामेडु का पतन कितने वर्ष पहले हुआ था? ये अरिकामेडु 2200 से 1900 साल पहले हुआ था। इसका आंसर ये है। और आपको उसमें गूगल पर जाकर देखना, अरिकामेडु का पतन कितने वर्ष पहले हुआ था, कौन किसके शासनकाल में था ये। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, ये एक बंदरगाह के समुद्र के बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत है। मतलब बंगाल खाड़ी जो समुद्र है उसके टच में है और आंध्र प्रदेश में स्थित है ये चीज, ये जगह। ठीक है। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या है? आपको पता होगा, प्रयाग है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है, सिंपल है। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? अब आपको याद रखना है, पल्लवों की ऐहोल थी, कन्नौज थी, थानेसर थी, या कांचीपुरम थी। तो इसका आंसर हो जाता है आपका डी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी? थानेसर, ऐहोल, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऐहोल। बी इज द राइट आंसर आपके सामने। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? अब चालुक्य राजा रवि कीर्ति थे, राजवर्धन था, ये रुद्र में, पुलकेशिन द्वितीय। ये आंसर आपको सामने। ठीक है। और इनके कवियों के नाम भी याद कर लेना भाई। गुप्त वंश का पहला शासक है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो इन आंसर आपके सामने चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की माँ का नाम गौतमी बालाश्री था, प्रभावती गुप्त था, कुमार देवी था, या माया देवी था। अब यहाँ पर इन कमेंट मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। हर्षवर्धन को दक्कन की ओर आगे बढ़ने से रोका था। हर्षवर्धन को दक्कन की ओर आगे बढ़ने से किसने रोका था? सिंपल है, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या पुलकेशिन ने, या रवि कीर्ति जी ने। तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। सिंपल आंसर था। जिस बच्चे ने क्लास ली वो तुरंत झटके थे आंसर दे देगा। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, चालुक्य जो थे उसमें सबसे प्रसिद्ध राजा थे आपके पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे? अशोक घोष? नो। बानवट? नो। हरिसेन? नहीं। रवि कीर्ति जी। ठीक है। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद। इनको बारे में, कब इनकी इस इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, कब से इसकी स्थापना किसने की, ये सारी चीजें, ये जो पैगंबर मोहम्मद ने इन्होंने की थी। ठीक है, सब चीज मैं बता दूंगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा पात्र में किस प्रकार के तरल पदार्थ रखे जाते थे? शराब और तेल। इसका आंसर है के और के। सी आंसर इसका हो जाता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें डाली हुई हैं। और आप कभी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे मेरे भाई। अगर जो मैंने पॉइंट नोट करवाए हैं आपको, वो नोट कर रहे हो अपनी नोटबुक में। ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई मेरी करो। ठीक है। इन क्वेश्चनों से कुछ नहीं होगा। 10, 11, 12 जो भी 15 है, जो भी क्वेश्चन है, इनसे कुछ नहीं होगा। जो मैंने कराए उनको भी नोट कराते चलो। आगे चलकर जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको आफत आएगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे। एनर्जी आपकी कहीं कोई वैसे नहीं जाएगी। ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, लगन कर रहे हो। ठीक है। सरस्वती माता का नाम लेते रहो हमेशा। ठीक है। नमस्ते, राम राम।